हेलो व्यूवर्स। ज़बानों की जादू नगरी में आपका फिर से इस्तकबाल है। देखिए, ज़बानी अल्फाज जो होती हैं वो कितनी मसाफ़त तय करते हैं, कितना सफ़र तय करते हैं और किस किस ज़बान में जाकर वो अल्फाज जो है वो रच बस जाते हैं। और जब तक कि उनकी खोज न की जाए पता नहीं चलता कि ये लफ्ज़ किस ज़बान का है। अब हम अपना चेहरा देखते हैं, चेहरा, रुख, या उसको कहते हैं पूरा फेस, अंग्रेज़ी में कहते हैं फेस। मुंह भी कहते हैं, मुंह इसको भी कहते हैं, मुंह इसको भी, पूरे चेहरे को भी मुंह कहते हैं। तो अभी इसमें मैंने चेहरा इस्तेमाल किया, लफ्ज़ रुख इस्तेमाल किया। ये दोनों अल्फाज फ़ारसी के हैं। एक लफ्ज़ मैंने फेस इस्तेमाल किया, वो अंग्रेज़ी का है, और मैंने मुंह इस्तेमाल किया, वो हिंदी का है। तो एक ही चीज़ को देखिए, और ये सारे अल्फाज अलग अलग अल्फाज हैं और अलग अलग अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। हमें इन अल्फाज के इस्तेमाल करने में किसी किस्म की कोई रुकावट महसूस नहीं होती और कोई शर्म नहीं आती, बल्कि हम बहुत शौक़ से इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं चेहरा, चेहरा धो के आओ, है ना। उसने रुख फेर दिया मुझे देख के। और इसी तरह फेस और मुंह का भी हम इस्तेमाल करते हैं बग़ैर किसी रुकावट के और बग़ैर किसी झिझक के। तो ये फ़ारसी, चेहरा और रुख, ये दोनों फ़ारसी के अल्फाज हैं। फेस अंग्रेज़ी का है और मुंह हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। अब आते हैं, हम इसी चेहरे ही पर रुकते हैं, हम बात करते हैं सर की। सर जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ सर अगर अंग्रेज़ी में कहेंगे तो एक मुखातिब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिस्पेक्टफुली इस्तेमाल किया जाता है किसी मुखातिब को, जनाब जिसको हम कहते हैं उर्दू में, या श्री मान कहते हैं हिंदी में, मराठी में। और इसी तरह जब हम ये लफ्ज़ सर इस्तेमाल करते हैं हम अपनी ज़बान में, या हम अपने तौर पर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं कि मेरा सर दर्द कर रहा है, तो ये लफ्ज़ जो है सर, ये हम फ़ारसी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें उसकी ख़बर भी नहीं होती कि ये फ़ारसी का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है, सर। तो सर के थोड़ा नीचे हम आ जाते हैं तो हमारे सामने पेशानी आ जाती है, फोरहेड जिसको कहते हैं, पेशानी आ जाती है। ये पेशानी भी फ़ारसी का लफ्ज़ है। हम फिर चूँकि सर है तो सर में बाल है, तो बाल है तो बाल को भी कोई लफ्ज़, बाल भी किसी ज़बान का लफ्ज़ होगा। बाल दरअसल हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसकी मानी मुँह के, मुँह मतलब मीम वाव मुँह, मतलब हेयर मतलब बाल। और अगर बाल मतलब संस्कृत का अगर हम बाल लेंगे तो उस संस्कृत के बाल की मानी होती है छोटा बालक, बच्चा, है ना। बड़ी दिलचस्प बात, एक ही लफ्ज़ है, अलग अलग ज़बानों में अलग अलग मानी में इस्तेमाल होता है। तो बाल, ये जो लफ्ज़, अच्छा, फ़ारसी में अगर हम बाल इस्तेमाल करेंगे तो वो परिंदे के पर के साथ जो उसको परवान चढ़, मतलब जब वो उसको उड़ने के लिए जो ताकत देता है, पर के साथ जो एक फोर्स रहती है, जो जोड़ रहता है, उस जोड़ को कहते हैं बाल। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, ये बालों पर इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ में बालों पर। तो ये बाल लफ्ज़ की अलग अलग जहतें हैं, अलग अलग ज़बान। फ़ारसी में मैंने बताया क्या है, परिंदे के साथ मुंसलिक है। उर्दू में और हिंदी में हम उसको इस्तेमाल करते हैं हमारे हेयर के लिए, बाल के लिए। अंग्रेज़ी में हेयर है, बाल के लिए। और अगर हम संस्कृत में बाल लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे कि ये बाल मतलब बच्चा, छोटा बच्चा, बालक जिसको कहते हैं। अच्छा, बाल आ गए। फिर हम थोड़ा सा और नीचे, अबरू जो ये भी ये आई लिड और ये जो रहता है, तो ये इसको भी हम हमारे यहाँ ये जो लफ्ज़ है अबरू, ये लफ्ज़ भी हमें फ़ारसी ज़बान से मिला है। फिर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं तो हम ये देखते हैं, हम आँख हमारे पास है। आज मैं सिर्फ गर्दन तक की बात करूँगा, इसीलिए मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा हूँ। तो अच्छा, गर्दन तक की बात करूँगा, आँख की बात है। तो आँख जो लफ्ज़ है, वो आँख लफ्ज़ बुनियादी तौर पर हिंदी का लफ्ज़ है, जो हम बग़ैर झिझके इस्तेमाल करते हैं। और अगर बहुत अच्छी उर्दू इस्तेमाल करनी है तो हम कहते हैं चश्म, जैसे हम अपने बेटे को कहते हैं नूर चश्म, है ना। और अगर हम कहते हैं कभी अगर इंतज़ार करना हो तो कहते हैं कि हम चश्म बरा है। तो चश्म जो है ये मतलब हमारी आँखें आपके रास्ते पे लगी हुई है कि आप आएंगे और हम आपका इंतज़ार करते हैं, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, चश्म बरा कहते हैं उसको। तो चश्म जो है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। अच्छा, एक बात ये, आँख से मुंसलिक एक और लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, निगाह।
जैसे एक शेर है ना कि निगाहों निगाहों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो ये निगाह जो लफ्ज़ है ना, ये भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। चश्म ये भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और अगर अरबी में हम इसको कहेंगे तो अरबी में हम इसको कहते हैं कि इसको आइन कहते हैं। आइन, ये नून आइन मतलब मतलब चश्म या मतलब आँख। और इसी तरह अगर हम अंग्रेज़ी में कहेंगे तो आप जानते हैं अंग्रेज़ी में आई कहते हैं, EYE आई। और जमा कहते हैं, आँखें कहना है तो एस लगा दीजिए, आइज़ हो जाता है। तो आँखों का ये सिलसिला है। अभी हम आते हैं, आँखों के बाद आ जाता है नाक। तो नाक ये लफ्ज़ है, हम नोज़ कहते हैं अंग्रेज़ी में और उर्दू में, हिंदी में और इत्तफ़ाक़न फ़ारसी में भी ये लफ्ज़ नाक ही है। ये बड़ी हैरानकुन बात है, ये नाक लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान से आया है हमारे पास। चलो चले, अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये हमारे दो गाल मिलते हैं हमको। तो गाल तो है, हमको ये पता चला कि गाल तो हमारे पास हिंदी ज़बान से आया है। तो क्या हमारे पास फ़ारसी ज़बान का कोई लफ्ज़ है गाल के लिए? जी बिल्कुल है हमारे पास फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़। हमारे पास फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ रुख़सार है। हमारे पास अरबी ज़बान का लफ्ज़ आरिज़ है, आइन अलीफ रे ज़ाद। तो हम रुख़सार भी इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरत गाल इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरत रुख़सार इस्तेमाल करते हैं। आरिज़ का तो इस्तेमाल बहुत कम है, शायरों ने किया हुआ है, बहुत से शायरों ने किया हुआ है। लेकिन रुख़सार का इस्तेमाल तो आम है और गाल का इस्तेमाल तो अवामुन आम है, अवामी है वो गाल का इस्तेमाल। फिर थोड़ा और नीचे आ जाते तो हमारे पास आते हमारे ये होंठ। होंठ तो हिंदी है, लेकिन लब जब हम कहेंगे, लब जैसे ज़ेर लब, सफ़िया अख्तर का की ख़ुतूत का मजमूआ है, जानिसर अख्तर की अहलिया सफ़िया अख्तर की ख़ुतूत का मजमूआ है ज़ेर लब। तो ज़ेर लब जो है वो सॉरी ज़ेर लफ्ज़ की यहाँ कोई बहस नहीं है। लब जो लफ्ज़ है, ये लब लफ्ज़ भी फ़ारसी का लफ्ज़ है। यहाँ हम ठोड़ी हम कहते हैं, ठोड़ी हिंदी का लफ्ज़ है। ज़नख़दा कहते हैं फ़ारसी में उसको। अच्छा, फिर उसके बाद हम आए यहाँ कान। कान को तो हम भूल गए, जिससे हम सुनते हैं सारी चीज़ें। तो कान तक अगर हम जाते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि ये कान जो है, कान लफ्ज़ हिंदी है और गोश कहते हैं। अगर बहुत अच्छी उर्दू आप पढ़ेंगे तो आपको गोश आशना या गोश ज़द वगैरह ऐसी इस्तिलाहात आपको, ऐसी तरकीबें आपको ज़रूर आपके मुताले में आएंगी। तो गोश जो है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। गाफ वाव शीन, ते आगे लगाएंगे तो फिर वो जानवर ज़बह करना पड़ेगा उसके लिए, वो गोश्त खाने के लिए। तो ये गोश्त नहीं, गोश, सिर्फ गोश। हाँ, और अगर उसके बाद हम थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। हमने अंदर की चीज़ों को अभी छेड़ा नहीं है, अभी हम अंदर गए नहीं है, खोपड़ी वगैरह के अंदर गए नहीं है अभी, और ये ज़बान के अंदर भी नहीं गए हम सिर्फ। अच्छा, दाँत है, ये दाँत हमको संस्कृत से आया है, जो हिंदी ने मुस्तार लिया और हिंदी से हमने मुस्तार लिया। और हमारे यहाँ दाँत बहुत आम है, लेकिन दंदान की भी एक अलग कहानी है जो फ़ारसी ज़बान से आया हुआ लफ्ज़ है, और वो भी मुस्तअमल है, हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ ये आते, ये हमारे क्या है, ये नेक कहते हैं, नेक, ये नेक कहते हैं अंग्रेज़ी में। अगर यही नेक हम कहेंगे अच्छे या खूबी के लिए, अच्छेपन के लिए अगर नेक कहेंगे तो ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ हो जाएगा। उसकी बहस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी अगले मौके के लिए। ये जो नेक है, या ये जो हम उसको कहते हैं गर्दन, आई ना आपकी ज़बान पे, आया ना ये ज़बान पे आपके लफ्ज़ गर्दन। हाँ, तो ये गर्दन है, गर्दन। इत्तफ़ाक़न ये गर्दन जो लफ्ज़ है ये भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, फ़ारसी ज़बान से हमारे यहाँ आया हुआ है, और हम उसको इस्तेमाल करते ऐसे ही जैसे ये हमारा लफ्ज़ है। तो देखिए हम कितने फ़ीसदी फ़ारसी ज़बान, फ़ारसी अल्फाज को जानते हैं, कितनी फ़ीसदी फ़ारसी हम जानते हैं। तो ये बहुत मुबारक आपको कि आप इतनी फ़ारसी जानते हैं और इतने आज़ा आपके हैं, और जिन आज़ा को आप इस्तेमाल करते हैं, और उन आज़ा के नाम सारे के सारे, तकरीबन सारे के सारे फ़ारसी है, कुछ हिंदी है, संस्कृत है, और इसी तरह अलग अलग ज़बानों के हैं। और हम अलग अलग ज़बानों के नामों को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये अभी तो हमारी गर्दन तक का मामला था, अभी गर्दन से नीचे हम उतरेंगे, आइंदा उतरेंगे। अभी आज नहीं उतरते, आज यहाँ तक हम रुक जाते हैं। उम्मीद है कि ये सिलसिला आपको पसंद आएगा। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया।